बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, 11th क्लास फिजिक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर आप किसी एक पार्टिकुलर शॉर्ट क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन है। आप उसके टाइम पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने डिजायर्ड शॉर्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द कंडीशन फॉर यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करने के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं? बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 3 कंडीशन है, पहले वो कंडीशन बताता हूँ फिर उनको एक्सप्लेन भी करता हूँ। नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना चाहिए, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, और वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक जैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। और नंबर 3 कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए या उसके करीब करीब हो जाए। समझ गए? ओके जी, ये 3 कंडीशन हैं। जब ये पूरी होंगी तो वहाँ पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया कि भाई ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए और यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की शर्त भी रखी गई, ठीक है, और वेलोसिटी भी। तो याद रखिएगा हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, उसमें सर्कुलर मोशन भी आ जाती है, एंगुलर मोशन कह लीजिए उसको, आगे चल के पढ़ेंगे आप, ठीक है, और लीनियर मोशन भी आ जाती है। अब लीनियर मोशन के लिए और इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, और जो एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, उसके लिए और इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। जब आपने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव किया था तो वहां पे आपने क्लियरली ये बात बताई थी कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बातें बता के आप लाए थे और इनके मुताबिक ही आपने इन इक्वेशंस को ड्राइव किया है। ठीक है, ये बातें लेके ही आपने इन इक्वेशंस को ड्राइव किया है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को इस्तेमाल भी आप इन्हीं कंडीशन के साथ करेंगे कि जहां पे आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, जहां पे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन की बात करेंगे। ठीक हो गया, इसीलिए इनको यह भी कहा जाता है दीज आर द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, तीसरी बात आ जाती है जी कि ऑब्जेक्ट जो है जो ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो बात सुने, हमारे पास जो है ना वो 2 कैटेगरीज है मोशन की। एक वो मोशन है जो कि बहुत स्पीड वाला है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है, और एक जो है वो थोड़ा सा स्लो मोशन है जिसको हम रियल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। स्लो का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के लिए ऐसे बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है मोशन है ना, ये आपकी ये जो स्लो वाली मोशन जिसको मैं कह रहा हूँ उसको डिस्कस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है या उसके करीब करीब है, उसके लिए आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं कि उनकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाती है या उसके बराबर हो जाती है, तो उसके अंदर जो है वो फिर रिलेटिविटी के इफेक्ट्स आ जाते हैं। वो आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे रिलेटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो वो फिर आपकी जो ये इक्वेशंस है ना वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए याद रखो 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास मोशन की। एक वो मोशन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट या इसके करीब करीब है, और एक जो है वो इससे थोड़ी सी स्लो वाली जो हम रियल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। गाड़ी की स्पीड होगी, कार की स्पीड होगी, ठीक है, ट्रेन की स्पीड होगी, बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होनी चाहिए और मोशन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक ही आपने ये इक्वेशन ड्राइव की है, तो उसी के ऊपर भी आप ये इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए या उसके इक्वल हो जाए। ठीक हो गया, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2, यू थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इन द एयर। आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे उछाल दिया है, ठीक है। How are the velocities and acceleration of the ball oriented with respect to one another? इस बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसकी क्या डायरेक्शन होगी एक दूसरे के लिहाज से? When the ball is going upward and when the ball is going downward. 2 केसेस में अलग अलग आपने बतानी है, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और जब बॉल
नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला केस व्हेन द बॉल इज गोइंग अपवर्ड, जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला है, तो इस केस के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है ड्यू टू ग्रेविटी। नंबर 2, जब बॉल जो है वो नीचे की तरफ आती है, उस वक्त वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ पैरेलल होती है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड होती है ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, रीजन बताता हूँ। देखो बच्चों, आप सब जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि कोई भी जो बॉडी है वो 1 सेकंड में अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी वो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, अब दूसरी बात यह कि ये एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी में आता कैसे है। तो न्यूटन ने बताया था हमें कि जब आप बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो नेट फोर्स क्या करती है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बड़ी अहम बात है, याद रखना। जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखिए, हमारे पास जो एक बॉल है जिसको हम ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, ये वो बॉल है, इसको हमने ऊपर की तरफ उछाला ऐसे। अब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ है ऐसे, सही है। और इसके ऊपर ना एक नेट फोर्स अप्लाई हो रही है। वो कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। यहां पर ये हमारी नेट फोर्स है। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक आप जब बॉडी पे एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, यानी उसमें एक्सेलरेशन आता है। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारे पास नीचे की तरफ ही होगा। ये रहा एक्सेलरेशन। तो ऊपर जाती हुई बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन फाइनली रुक जाती है, फिर वापस नीचे आती है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वो बॉडी ऊपर को जा रही है, उस पर फोर्स नीचे को अप्लाई हो रही है। अब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और वो एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स, जिस नेट फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया वो डाउनवर्ड है। ठीक है, दूसरे केस में देखें, जब हमने इस बॉल को देखा कि वो नीचे की तरफ आ रही है, ये वही बॉल है, अब वो बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ये है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स स्टिल जो है वो डाउनवर्ड ही अप्लाई हो रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ही इस तरह से होती है ज़मीन के सेंटर की तरफ, तो हम कहेंगे ये डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये पहले इधर मूव कर रही थी, ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स और इसको नीचे की तरफ पुश कर रही है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज आता जाएगा, ये और तेज होती रहेगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें बता दिया कि जिधर को आप फोर्स अप्लाई करते हो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर, एक्सेलरेशन भी उधर को ही होगा। अब नेट फोर्स क्योंकि नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास नीचे की जानिब ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है। जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन। जैसे वो एक ऐड आती थी HBL की, जहां ख्वाब वहां HBL, तो आपने याद रखना है जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें न्यूटन ने बताया है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। अब इस बॉडी के ऊपर चाहे वो ऊपर को जा रही है चाहे वो बॉडी नीचे को आ रही है, दोनों सूरतों में उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारी नेट फोर्स है और वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। इसलिए दोनों केसेस के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी नीचे। ठीक है, अब अगर बाल ऊपर जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती रहेगी, वेलोसिटी में चेंज आ गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, डायरेक्शन नीचे को। अब अगर ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती जाएगी, वेलोसिटी में चेंज आ गया, अगेन एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन भी हमारा नीचे की तरफ है। इसलिए ऊपर जाती हुई बॉडी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं। ठीक है, हम कह देंगे एंटी पैरेलल हैं। और जब हमारे पास बॉल एक नीचे की तरफ आ रही है तो फिर उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो हम उसको पैरेलल कह देते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जब आपकी जो बॉल है
वो जा रही है अपवर्ड, उस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी वो एंटी पैरेलल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब बॉल नीचे को आ रही है तो ये पैरेलल हो जाते हैं, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेलोसिटी जीरो एट एनी इंस्टेंट, इज एक्सेलरेशन जीरो एट एनी इंस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किसी एक इंस्टेंट पे ओवरऑल वेलोसिटी जीरो हो सकती है या फिर ओवरऑल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? तो आंसर है नो। ना तो किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो होती है ओवरऑल, और ना ही किसी एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा ओवरऑल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मानिए आपके पास एक फुटबॉल है और आपने उसे किक किया, वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसके ऊपर अप्लाई की, उसको मैं v से डिनोट करता हूँ, और उसका जो एंगल था विद द हॉरिजॉन्टल वो एंगल है जी थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, एक उसका x कंपोनेंट और एक उसका y कंपोनेंट आ गया, vx एंड vy, समझ गए। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं जी वेलोसिटी के बारे में। अब हमने ये पढ़ा था कि जो आइडियल केस होता है ना प्रोजेक्टाइल का, उसमें हम वो तमाम चीज़ें, वो तमाम फैक्टर इग्नोर करते हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि एयर फ्रिक्शन, तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। इसलिए जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना, वो इसकी पूरी मोशन के दौरान एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। क्यों चेंजिंग नहीं आती? क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्टर मौजूद ही नहीं है, उसको हमने इग्नोर किया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है वो एक जैसी रहती है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो सेम रहता है। इसी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। हमने वो तमाम फैक्टर्स इग्नोर किए हुए थे जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे रास्ते के ऊपर जो है यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पे जीरो नहीं होगी, हमेशा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो सेम रहेगी। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं इसके y कंपोनेंट की, ठीक है। तो y कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे शो किया है। वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी बहुत हाई थी, अब जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती जा रही है, ऐसा ऐसा ये जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर आएगा तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ना vy, वो आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे फेंकते हैं ना, शुरू में वो तेजी से जा रहा होता है, फिर ऐसा ऐसा स्लो 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 और बिल्कुल जीरो, फिर वापस नीचे को आता है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं ना वो ऐसा ऐसा स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, फाइनली जीरो। इसी तरह ये जो है ना, इस वेलोसिटी का भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऐसा ऐसा छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके ये y कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, फिर वापस नीचे आता है, दोबारा से वेलोसिटी ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो y कंपोनेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी डायरेक्शन अप डाउनवर्ड है, ठीक है। तो नीचे की तरफ इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है अलोंग द y एक्सिस, ठीक हो गया। तो इसके अंदर सिर्फ एक ये पॉइंट है अलोंग द y एक्सिस जिसके ऊपर जो है वो वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जो ओवरऑल वेलोसिटी बनती है ना वो x और y के मिलने से बनती है। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी जीरो है मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन जो उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का वो तो जीरो नहीं है, वो तो थ्रू आउट आपको सेम मिल रही है, इसलिए जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, नो वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी इंस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन एज वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज जीरो एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वो जीरो होता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि जीरो नहीं होता, इसलिए ओवरऑल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर x कंपोनेंट तो जीरो नहीं है, इसलिए ओवरऑल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। ओके, इसी तरह से अब आप बात कर लेते हैं जी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया कि किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर अगर आप ये कहें कि एक्सेलरेशन जीरो है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक तो थी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी सेम रही है, किसी चीज़ ने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया, हमने वो तमाम फैक्टर इग्नोर किए हुए थे, जैसे एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किया हुआ। तो फिर अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, ना इंक्रीज आया ना डिक्रीज आया, वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा।
इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर जो इसका ये वाला कंपोनेंट ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास एक्सेलरेशन होता है और वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद होता है, ठीक है। तो अब आप किसी भी इंस्टेंट पे निकालो जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है यानी अलोंग द एक्स एक्सिस है वो तो 0 है, बट एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कहीं भी 0 नहीं है। ये वेलोसिटी है ना, यहाँ पर देखें ये एक्सेलरेशन है, कहीं पर भी इसका जो जी की वैल्यू 0 नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसकी जो वर्टिकल मोशन है ना वो अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कहीं भी चेंज हो ही रहा। ये देखें, ये लेंथ देखें, एरो की ये लेंथ देखें, ये लेंथ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, तो आपको हर जगह पे सेम जी की वैल्यू मिल रही है, सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी एक इंस्टेंट पे आपने जब एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्स वाला और वाई वाला दोनों मिला के निकालेंगे। तो अगर एक्स वाला 0 है तो कोई बात नहीं, बट वाई वाला तो 0 नहीं है, इसलिए ओवरऑल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं हो सकता। समझ गए? तो आप ये लिख देंगे, नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, यानी कि कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्स 0 है, बट कोई बात नहीं, जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो तो हर लम्हे मौजूद है ना, पूरे इस पाथ के ऊपर मौजूद है ना, और उसकी वैल्यू सेम है, जी 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 कांस्टेंट है, ठीक है। सो बट इन वर्टिकल मोशन प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ay is equals to g which is 9.8 meters per second square. So the overall acceleration is not 0 at any instant. Question number 4, construct motion diagrams. Motion diagram बनाइए showing the velocities and acceleration of a projectile, जिसमें आपने एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को शो करना है एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग इट्स पाथ। जिस पाथ पे वो प्रोजेक्टाइल चल के जाता है ना, उस पाथ के अलोंग मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को शो करना है। एज्यूमिंग द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली, आप ये फ़र्ज़ करेंगे कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया है पहले केस में, और दूसरे केस में आपने ये फ़र्ज़ करना है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो लॉन्च किया गया है एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे फुटबॉल को किक करते हैं ना ऐसे, और एट सम एंगल थीटा हम उसको जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वो यहाँ से यूँ जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने करना क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की मोशन डायग्राम बनानी है। पहला केस लेते हैं जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपने ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेनी है, ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि पहले केस में हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया है तो आप एट सम हाइट चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इस तरफ को ऐसे थ्रो करेंगे, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट आपको यूं जाता दिखाई देगा। ये आ गई जी हमारे पास ट्रेजेक्ट्री, या वो पाथ आ गया जिस पाथ के ऊपर चल के प्रोजेक्टाइल जाएगा आगे। अब हमने इस पाथ के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है और इसका एक्सेलरेशन निकालना है। सही है, बात समझ गए? अच्छा, तो याद रखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो उसके किसी भी एक पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वो अलोंग द टेंजेंट होती है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन जो है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कर्व है, कर्व इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो वहाँ पे आप टेंजेंट लेंगे, ये, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो इधर टेंजेंट लेंगे, अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो इधर टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है। अब जो ये लाइन है ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट है, समझ गए? तो यहाँ पे देखिए इस पूरे रास्ते में 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने लिए और हर पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी निकाली है और ये वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। फिर बात आ जाती है जी एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब हम आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो आइडियल प्रोजेक्टाइल में हम वो तमाम चीज़ें निगलेक्ट करते हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे कि एयर फ्रिक्शन है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब आपने वो तमाम फैक्टर्स निगलेक्ट कर दिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते थे, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो इसमें फिर जो एक्सेलरेशन होता है वो इसकी वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें होता है और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और उसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पर शो की है, ठीक है। तो वो थ्रू आउट द मोशन जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो सेम रहता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड,
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आपको सेम मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आगे जी इसकी मोशन डायग्राम, जिसमें हमने वेलोसिटी को और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों को शो कर दिया। उसके बाद फिर दूसरे केस पे आ जाइए, बिल्कुल इसी तरह का है, बस फ़र्क क्या है कि उसमें हमने एट सम एंगल थीटा इसको प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अच्छा जी, तो वो यहाँ से यूँ जाता है और ये फासला जो है ना इस तरह से तय करता है। मतलब कि आप मान लीजिए कि हमने अब की बार इसको यहाँ से एट सम एंगल थीटा फेंका, ये यहाँ से, तो यूँ जाएगा और यहाँ पे आके ऐसे गिर जाएगा। अब ये आगे हमारे पास ट्रेजेक्ट्री, वो पाथ, इस पाथ के ऊपर हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स लेने हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर फिर हमने चेक करना है कि इसमें वेलोसिटी किधर है और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, ठीक है। अगेन हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, यानी कोई भी आपका कर्व पाथ है उसके ऊपर कोई बॉडी चल रही है, उसकी वेलोसिटी किधर को होती है, अलोंग द टेंजेंट। अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूँगा, इधर को वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो इधर से टेंजेंट ड्रा करूँगा, इधर को वेलोसिटी है, इधर से इधर को, समझ गए। तो इस तरह से हम जो है वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आ गई, आइडियल केस के अंदर जो हमारे पास एयर फ्रिक्शन है वो हमने निगलेक्ट की होती है, वो तमाम फैक्टर्स निगलेक्ट करते हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो चेंज ही नहीं होती, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता, AX की वैल्यू 0 होती है। बट वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन मौजूद होता है और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, और वो G के बराबर है। तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी आपको पता है डाउनवर्ड होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से हमने अलग अलग पॉइंट लिए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर इसकी वेलोसिटी भी निकाली और उन पॉइंट्स के ऊपर इनका जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपका सेम रहता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, an aeroplane while flying horizontally drops a bomb when which is exactly above the target but missed it, explain why। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई एक एरोप्लेन है बमबारी करने वाला, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। जब वो एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर आता है तो वो एक बम को ड्रॉप करता है, लेकिन उसका जो बम है ना वो टारगेट को मिस कर देता है। ऐसा क्यों होता है वो हमने बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ध्यान से इसको सुनना है। देखिए ये है ज़मीन, इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक हाइट बनाई हुई है जो कि हमारा टारगेट है। ये एरोप्लेन है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है ना। इसके साथ ये बॉम्ब भी जुड़ा हुआ है, तो फिर बॉम्ब भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ आ रहा है, इसके पास भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मौजूद है। अब जब ये एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर आते हैं, ये हमारा टारगेट है, ये इसके बिल्कुल ऊपर आ गए। अब यहाँ से अगर ये बम को ड्रॉप करेगा तो इसका बम जो है वो एग्जैक्टली नीचे आने की बजाय ऐसे आगे की तरफ जाके गिरेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, समझ गए। तो इस तरह से ये अपने एग्जैक्ट टारगेट को मिस करके उससे आगे जाके बम को फेंकेगा। इस तरह से हमारा जो बम है वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। बात क्लियर होगी। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप किसी हाइट h से एक किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो अब उसके पास क्या है, उसके पास है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो यहाँ से ऐसे नीचे आके यूं गिरेगा, 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करेगा। आगे की तरफ भी बढ़ेगा और साथ ही साथ नीचे की तरफ भी आएगा, आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मौजूद है तो इसलिए ये आगे की तरफ मूव करता है कुछ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है, तो साथ ही साथ नीचे की तरफ भी मूव कर रहा होता है। इसी तरह से ये जो बम जा रहा है ऐसे, इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी है, ठीक है। इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रही है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और साथ ही साथ ये नीचे की तरफ भी मूव करता हुआ जाएगा। तो इस टारगेट को मिस करके ये उससे थोड़ा आगे जाके ये बॉम्ब गिर जाएगा। अब आपने इसको पेपर में लिखना कैसे, वो भी देखिए। द बॉम्ब विल मिस द टारगेट बिकॉज बॉम्ब हैज सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। इसके पास एक वेलोसिटी है, कितनी है, जितनी इस एरोप्लेन की वेलोसिटी है उतनी ही इसकी बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है।
व्हेन हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग एरोप्लेन ड्रॉप्स अ बम, जब ये इस तरह से फ्लाई करता हुआ जो एरोप्लेन एक बम को ड्रॉप करेगा एग्जैक्टली अबव द टारगेट, बिल्कुल टारगेट के ऊपर आकर, द बम विल हिट द ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ ड्रॉपिंग। तो बम जहां पे हमने गिराना था उससे हटके थोड़ा आगे जाके बम जो है वो गिरेगा। रीजन क्या है उसकी, इस बम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली इस टारगेट के ऊपर ये नहीं गिर पाया। अगर आपने इस पोजीशन से टारगेट के ऊपर बम गिराना है तो उसकी फिर सिर्फ एक कंडीशन है कि इस बम को रेस्ट पे रखा जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको रेस्ट पे रखा हुआ है, यहाँ से आप ड्रॉप करेंगे तो फिर सीधा नीचे गिरेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ आप इसको ऐसे थ्रो करेंगे तो फिर ये एग्जैक्टली नीचे नहीं गिरेगा, फिर ये इस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता हुआ आगे आएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब तो क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इसने टारगेट को मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि एक्सप्लोजन में और कोलिजन में क्या फर्क होता है। बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं, मोमेंटम को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसे हम कोलिजन कहते हैं। पेपर में कैसे लिखेंगे आप बताएंगे, अ कोलिजन इज एन इवेंट where 2 or more bodies come into contact with force exchanging energy and momentum। अब छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है, ये इनिशियली हमारे पास रेस्ट पे है, ब्लैक कलर की बॉल, और एक वाइट कलर की बॉल है, वो आके इसको हिट करती है। जब इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आती है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये इनिशियली एट रेस्ट थी, इसका मोमेंटम क्या था, 0 था, बट ये मूव करती हुई आ रही है, इसका मोमेंटम 0 नहीं था। जब ये इसको हिट करेगी तो व्हाइट बॉल इसकी जगह पे आके रुक जाएगी और ब्लैक बॉल जो है वो आगे को मूव करना शुरू कर देगी। तो हुआ क्या, व्हाइट बॉल जो कि पहले मूव कर रही थी इसके पास मोमेंटम था, यहां पे आके रुक गई, मोमेंटम 0 हो गया। ये ब्लैक बॉल जिसके पास मोमेंटम नहीं था वो रेस्ट पर थी, अब वो मूव करना शुरू करेगी तो इसके पास मोमेंटम आ गया। तो हुआ क्या, इस बॉल ने अपना मोमेंटम इस बॉल को ब्लैक वाली को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से मोमेंटम जो है वो यहां से शिफ्ट हो गया, दूसरी बॉल मोमेंटम एक्सचेंज हो गया। सही है। इसके अलावा देखिए एनर्जी भी तो एक तरह से ट्रांसफर हुई है ना, इसकी एनर्जी अब इसको मिल रही है। तो देख सकते हैं जी ये 2 ऑब्जेक्ट का आपस में एक टकराव है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, एनर्जीज भी एक्सचेंज हो रही है, मोमेंटम भी एक्सचेंज हो रहा है। इसे हम सिंपली कहते हैं जी कोलिजन। ठीक है, एग्जाम्पल आप रियल लाइफ से लेना चाहते हैं तो आप बता देंगे भाई 2 गाड़ियां जो एक रोड के ऊपर आपस में टकरा जाती हैं, वो भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है कोलिजन की। उसके बाद फिर हमने बात करनी है एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन कहते हैं जी धमाका। ठीक है, धमाका जो है ये हमारे पास एक इस तरह का इवेंट होता है जिसमें सडनली एनर्जी जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, एन एक्सप्लोजन इज अ रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी काजिंग मैटर टू एक्सपैंड आउटवर्ड, और उसकी वजह से मैटर जो है वैसे आउटवर्ड एक्सपैंड करता है। और इसमें क्या होता है कि एक सिंगल बॉडी, एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट पार्ट के अंदर ब्रेक हो रहा होता है। बात समझ आ गई। एक्सप्लोजन क्या है, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सडनली एनर्जी रिलीज होती है और मैटर जो है वो ऐसे एक्सपैंड हो जाता है, फैलता है ऐसे आउटवर्ड। ठीक हो गया, और उसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रेक होकर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, एन एक्सप्लोजन इज अ रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी काजिंग मैटर टू एक्सपैंड आउटवर्ड। इन एक्सप्लोजन अ सिंगल एंटिटी इज ब्रेकिंग अपार्ट, एक सिंगल पार्ट जो है वो ब्रेक होकर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एग्जाम्पल इसकी हम सिंपल यही बोलेंगे कि कोई भी बम का फटना, एक्सप्लोजन ऑफ अ बम। Question number 7, why do a slow moving loaded truck and a speeding rifle bullet each have a large momentum? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि एक आहिस्ता से चलने वाला जो लोडेड ट्रक है और एक बहुत तेज से चलने वाली जो बुलेट है जिसको फायर किया गया राइफल से, उन दोनों का मोमेंटम लार्ज होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको सही से कंसेप्ट पता होना चाहिए मोमेंटम का, कि मोमेंटम किसे कहते हैं। प्यारे बच्चे, मोमेंटम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब बहुत सारे बच्चों को सही से समझ नहीं होती क्वांटिटी ऑफ मोशन की, कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या चीज है। वो वेलोसिटी को ही क्वांटिटी ऑफ मोशन समझ रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन अगर चेक करने किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है तो उस ऑब्जेक्ट को रोक कर देखो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से रोका जा सकता है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है, वो मूव कर रहा है, आप उसे रोकना चाह रहे हैं मगर वो आपसे रुक नहीं पा रहा, रोकना मुश्किल है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। समझ गए? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का हरगिज मतलब वेलोसिटी नहीं है। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, हाउ डिफिकल्ट अ बॉडी इज टू स्टॉप। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है। जितना ज्यादा उसको रोकना मुश्किल होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी। जितना उसको रोकना आसान होगा उतनी उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि असल में क्वांटिटी ऑफ मोशन होती क्या है। ठीक है, तो एक बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, उसके मास और वेलोसिटी की वजह से उसे हम मोमेंटम कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है m इंटू वी, जिसमें m मास है और v वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा अब ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है या फिर ये जो मोमेंटम है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने कि इसका जो है वो डिपेंडेंस है दो चीज़ों पे, मास और वेलोसिटी पर। ठीक है, अब अगर इन दोनों का आपस में रिलेशन देखा जाए तो P का m के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि P का m के साथ डायरेक्ट रिलेशन है? तो बहुत आसान सा तरीका है, इधर जो क्वांटिटी आप देख रहे हो जैसे P है और इधर जो आप देख रहे हो इक्वल से इस तरफ वो m है, दोनों जो है वो नोमिनेटर में है, यानी इसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं पड़ी हुई, दोनों इधर जो है वो नोमिनेटर में है, तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन पता कब होता है? जब इधर कोई चीज नोमिनेटर में हो और इक्वल के उधर दूसरी चीज डिनोमिनेटर में हो, फिर इनवर्स रिलेशन बनता है। अब ये P और M दोनों जो है वो नोमिनेटर में है, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि P का M के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह P का V के साथ भी क्या बन रहा है? फिर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो यहां पर लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये जो मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा है जी मास के ऊपर और इनका डायरेक्ट रिलेशन है। मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर और वेलोसिटी के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जिसमें एक चीज़ को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, एक चीज़ को कम किया जाए तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाए। अगर मैं मास बढ़ाऊंगा मोमेंटम बढ़ जाएगा, मास कम करूंगा मोमेंटम कम हो जाएगा। मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम करूंगा मोमेंटम भी कम हो जाएगा। समझ गए? ओके जी, अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि भाई आपका जो ट्रक है, ठीक है, उसका मोमेंटम लार्ज क्यों है? ट्रक तो बड़ा आहिस्ता से चल रहा था, तो मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली मोमेंटम जो है ना वो ये नहीं देखता कि उसमें ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन चेक करता है। अब जरा सोचें कि अगर एक भरा हुआ ट्रक हल्का सा खिसक के आपकी तरफ स्लिप होके आने लगे तो क्या आप उसको फोर्स लगा के रोक पाओगे? कभी भी नहीं रोक सकते आप। वो आ तो स्लो रहा है मगर उसको रोकना इंतहाई मुश्किल है, यानी उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है। और वो ज्यादा क्यों है? उसकी भारी भरकम होने की वजह से, है ना। तो हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ अ ट्रक इज लार्ज ड्यू टू इट्स लार्ज मास, या हैवी मास लिख दीजिए। ठीक है, उसके ज्यादा मास की वजह से उसको रोकना मुश्किल है, यानी उसके अंदर ज्यादा फिर मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें ज्यादा है। क्यों? उसको रोकना जो मुश्किल है ना। और वो उसको रोकना मुश्किल क्यों हुआ? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट होता तो आप रोक लेते। ओके जी, दूसरा मोमेंटम ऑफ अ बुलेट। अब बुलेट का मोमेंटम जो है ना वो उसकी वेलोसिटी की वजह से हाई होता है, वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, तो देखिए ना वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ भी तो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की तो भी उसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा। मोमेंटम ऑफ अ बुलेट इज लार्ज ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क होता है? इलास्टिक कोलिजन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ऐसा कोलिजन होता है जिसमें उन ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब इस बात का क्या मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है? इस बात का मतलब यह है कि कोलिजन होने से पहले उसका जो टोटल मोमेंटम है और कोलिजन होने के बाद का टोटल मोमेंटम वो आपके पास सेम रहेगा। कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, और उसको यूं डिफाइन करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इज सच टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिस्टम क्या होता है? जो चीज हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होती है ना वो हमारा सिस्टम होता है। लाइक हम दो बाल का आपस में इंटरेक्शन करा रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम है। ठीक है, अच्छा अब बात करनी है हमने इसकी एग्जाम्पल की, तो रियल लाइफ में तो आपको बहुत ही कम ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी जिसमें कोई कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, लेकिन एट एटॉमिक लेवल
और सब एटॉमिक लेवल आपको इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो, ठीक हो गया, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहे। फॉर एग्जांपल इधर हम एक प्रोटॉन ले लेते हैं और इधर किसी भी हमारे पास कोई एटम का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आ गया एटम का, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं जी, या ये इसकी तरफ मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। जब ये इसके करीब जाएगा तो ये जिस तरह से दो ऑब्जेक्ट फिजिकली ऐसे कांटेक्ट में आते हैं, ये इस तरह फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते, ठीक है, लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं तो इनकी जो वेलोसिटीज़ है वो चेंज हो जाती हैं, उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। बात समझ गए? अब ये जा यूं रहा था इसके पास से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो यहाँ से इस तरफ को बेंड हो गया, डायरेक्शन भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये कोलिजन हुआ है ना, इस कोलिजन को हम कह सकते हैं इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के कोई लॉसेस नहीं आते, ना तो यहाँ पे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फिजिकली आपने देखा है दोनों टच ही नहीं कर सकते। क्यों? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो आपस में टकरा सकते ही नहीं, एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इनका इंट्रैक्शन भी हो गया, सही है, काइनेटिक एनर्जी वेस्ट भी नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल ठीक रही, आपके पास पूरी रही, ठीक हो गया, और यहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, सही है। तो याद रखना आपने कि एट सब एटॉमिक लेवल जो कोलिजन होता है, एटम्स का आपस में कोलिजन ले लीजिए, एक ये न्यूक्लियस की एक प्रोटॉन के साथ आप जो है वो कोलिजन ले लीजिए, यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं आता, ठीक है, और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल होती है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की। बाकी रियल लाइफ से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक हम कहते हैं जी स्नोकर बाल एक बाल दूसरी बाल को हिट करती है, इनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, बट उसके अंदर भी लॉसेस होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे लॉसेस होते हैं। अब एक बाल दूसरी बाल को टकराई है, आपको आवाज़ सुनाई दी है, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड की सूरत में चला गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कमी आएगी। हाँ, वो बहुत कम कमी आती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट कमी तो आ गई ना। इसलिए अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो फिर आपको बस ये एट एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं। फिर हम बात करते हैं जी इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसा कोलिजन होता है जिसमें सिस्टम का जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कंजर्व नहीं रहती। इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। Inelastic collision is such type of collision in which momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, यानी टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी वो एक जैसी नहीं रहती, ठीक है ना। टकराने के बाद एनर्जी में लॉसेज आ जाते हैं। क्लियर हुई बात? ओके जी। अच्छा, आप इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो ये आपको ढेरों एग्जांपल्स मिलेंगी इसमें, ठीक है। लाइक आपको बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए नीचे मान लीजिए कि आपको बस एक रेत का जो है ना वो सरफेस बना हुआ है ज़मीन पे, या रेत है, रेतली जगह है, और आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, या बास्केटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल भी ले सकते हैं, बास्केटबॉल भी ले सकते हैं। उसको किसी हाइट से आपने नीचे ड्रॉप करना है, वो जाएगा नीचे, इधर जाके ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद वापस उस हाइट पे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे पास इसको ग्राउंड के ऊपर पड़ी जो रेत है उसके पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में लग गया, ठीक है, कुछ हीट में कन्वर्ट हो गया, कुछ साउंड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद अब एक जैसी नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, कोलिजन बिटवीन द बास्केटबॉल एंड द ग्राउंड इज इनइलास्टिक इफ द बॉल नॉट रीचेज एट द ओरिजिनल हाइट आफ्टर बाउंसिंग बैक। आपने टकराव कराया, इसका कोलिजन कराया इस बास्केटबॉल का इस ग्राउंड के साथ, ठीक है, और टकराने के बाद दोबारा अगर वो उस हाइट तक नहीं आ सकी, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो है वो इसके अंदर लॉसेज आ सके। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? तो इसकी अब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो जितनी टकराने से पहले थी उतनी अब टकराने के बाद नहीं रही। क्लियर हुई बात? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9, an object that has a small mass and an object that has a large mass have the same momentum। दो ऑब्जेक्ट हैं जी, एक का मैस स्मॉल है, एक का मैस लार्ज है, लेकिन उन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है। विच ऑब्जेक्ट हैज़ द लार्जर काइनेटिक एनर्जी? तो उनमें से जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा किसकी होगी? अब बात बड़े ध्यान से सुननी है आपने। यहाँ पे हमने एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है कि जो ये बताए कि अगर मोमेंटम को सेम रखा जाए, चेंज ना किया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ क्या ताल्लुक है। फिर से सुनो, हमें एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए जो ये बताए कि अगर मोमेंटम को चेंज ना किया जाए, मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए, तो मैस का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है। तो बहुत आसानी से हम वो रिलेशन बना सकते हैं। वो क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, फार्मूला लिखो उसका,
ठीक है। और आपने एक मॉडिफिकेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है m के साथ, कर दिया आपने, तो ये m का स्केयर बन जाएगा और नीचे m आ जाएगा, m स्केयर v स्केयर ओवर m। अब आप जानते हो कि m और v की प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो उसको p से डिनोट करते हैं। तो m स्केयर p स्केयर क्या बन जाएगा, मोमेंटम का स्केयर। तो ये एक रिलेशन आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p स्केयर ओवर m। ये वो रिलेशन है जिसमें मोमेंटम भी है, मास भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है ना। अच्छा जी, अब क्योंकि मोमेंटम सेम है, चेंज नहीं हो रहा, जो चीज़ चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस p को हम यहाँ पे मान लेंगे कांस्टेंट, और ये नंबर है 1/2, तो नंबर्स तो वैसे ही कांस्टेंट होते हैं क्योंकि नंबर की वैल्यू जो है वही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी एज इट इज लिखो, इक्वल एज इट इज लिखो, और ये 1/2 को और p स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे ये कांस्टेंट है, समझ गए। और आपको पता है फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आप देखते थे, आप खत्म करके इक्वल और कांस्टेंट लगाते थे। अब आपने इसका रिवर्स करना है, इक्वल और कांस्टेंट को हटा के आपने उसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप 1/2 कांस्टेंट है, p स्क्वायर कांस्टेंट है, उसकी जगह पे हमने कांस्टेंट लिख दिया था, पीछे रह गया था 1/m। इस इक्वल और कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया, तो पता चला कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है। क्लियर हुई बात? ओके। तो अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है ना। तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है इफ टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम, द वन विद स्मॉलर मास हैज लार्जर काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, कैन ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम हैव मोमेंटम व्हाइल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो? एक्सप्लेन योर आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर एक सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो हो तो क्या सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम हो सकता है? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सिस्टम कैन हैव मोमेंटम व्हाइल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि सिस्टम क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपका सिस्टम होती है। लाइक आप ये देख रहे हो जी, स्नोकर की एक बाल दूसरी बाल से किस तरह जाकर टकराती है, तो वो आपका सिस्टम है, समझ गए। जो भी चीज़ जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो आपका क्या होती है, सिस्टम। ओके जी। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल से ये बात एक्सप्लेन भी करनी कि कैसे एक सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो है, मगर सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उसका मोमेंटम जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे जी, हम एक धमाका खेज रिएक्शन की, एक्सप्लोजन की, ठीक है। हम एक बम ले लेते हैं, ये हमारा एक बम है जिसका मास है जी कैपिटल M। इनिशियली ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू m इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये इसका इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये तो जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। जो इस धमाके से पहले इसका टोटल मोमेंटम था, धमाके के बाद भी इसका टोटल मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो बॉम्ब है ना, ये हमारा सिस्टम है, बात समझिए, क्योंकि ये हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब इनिशियल इसका मोमेंटम देखा गया वो तो ज़ीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे था। जब धमाका होता है ये छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट होता है। मैं इसको दो ही पार्ट में स्प्लिट करूँगा ताकि इसको समझना आपके लिए आसान हो, ठीक है। यहाँ पर ये दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। इसका कुछ ना कुछ मास है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है। इसका मास m1, इसका मास कह लिया m2। ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। तो जब मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम तो बन गया इसका। m1 v1 इसका मोमेंटम जिसके साथ ये इधर ट्रैवल कर रहा है, m2 v2 इसका मोमेंटम जिसके साथ ये इधर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इस तरफ का मोमेंटम है ना, इस तरफ का मोमेंटम और जो इस तरफ का मोमेंटम है वो दोनों बराबर हैं। और याद रखना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर इस तरफ के मोमेंटम को मैं पॉजिटिव लूँगा तो फिर इस तरफ के मोमेंटम को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन साथ में लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इधर का मोमेंटम जो है वो हमारे पास ऑपोजिट होने की वजह से किसी एक के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाना है। अब इन दोनों का मोमेंटम जो है वो हमने ऐड करना है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा जीरो।
ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को तो ये वायलेट नहीं कर सकता ना, फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गई होगा। तो अब क्योंकि दो ही पार्टिकल हैं तो इधर जाने वाले पार्टिकल का मोमेंटम और इधर जाने वाले पार्टिकल का मोमेंटम बराबर होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम क्या आ गया सिस्टम का, जीरो। लेकिन ये दो सिस्टम के जो है वो अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका मोमेंटम जीरो नहीं है। तो जो बात हम साबित करना चाह रहे थे ना, वो ये थी कि एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो है। जैसे इस पार्टिकल का मोमेंटम और इस पार्टिकल का मोमेंटम ऐड करो तो आपको जीरो मिलेगा। यहां पर मैंने किया है, फाइनल मोमेंटम में क्या है, पहले इस m1 का मोमेंटम आ गया और m2 जो मैच है जिस ऑब्जेक्ट का, फिर ये उसका मोमेंटम आ गया। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक हो गया ना। तो इसके साथ मैंने एक के साथ नेगेटिव साइन लगाया, क्यों, इधर और इधर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और मोमेंटम वेक्टर है ना, इसलिए लाजमी तौर पर जब दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो किसी एक के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। तो इनका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो हमारी बात यहीं पे जो है वो प्रूव हो गई कि इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो है, बट इसके अंदर पाए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम जीरो नहीं है। इसका मोमेंटम m1v1 है, इसका मोमेंटम m2v2 है, टोटल मोमेंटम सेंटर का जीरो है। अब ये बात आपने लिखनी कैसे, अब बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम आफ्टर एंड बिफोर रिमेन सेम। ये जो धमाका खेज रिएक्शन होता है, इसके अंदर जो टोटल मोमेंटम है पहले और बाद में, वो आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो था ना, तो मोमेंटम तो कंजर्व होता सिस्टम का, तो फिर फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। इससे पता लगा कि इधर वाला मोमेंटम इधर वाला मोमेंटम इक्वल है और अपोजिट है। तो आपने यहाँ बताना है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन दिस सिस्टम इफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मोमेंटम देन द टोटल मोमेंटम विल बी जीरो। इस सिस्टम के अंदर ये देख सकते हैं आप कि इधर जाने वाला पार्टिकल और इधर जाने वाला पार्टिकल जो है वो दोनों में अगर जो उनका मोमेंटम है वो इक्वल और अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और आपको जो टोटल मोमेंटम है वो मिलेगा जीरो, जबकि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो नॉन जीरो है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, किसी भी एक मखसूस वेलोसिटी के ऊपर प्रूव दैट, साबित करें मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, कि जो मैक्सिमम रेंज होती है वो इक्वल होती है 4 टाइम हाइट के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेंज को हम शो करते हैं जी आर से, मैक्सिमम रेंज के साथ लिखेंगे मैक्स, MAX मैक्स, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम हाइट। अब ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी फॉर्मूला रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, और वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, VI का स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय G, ये फार्मूला होता है जी हमारे पास रेंज का। अब अगर देखा जाए तो ये रेंज और हाइट के दरम्यान एक रिलेशन ही है, तो हमने इस रेंज के फार्मूले के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस करनी है, ऐसी चेंजिंग करनी है कि हाइट की वैल्यू इसके अंदर पुट की जा सके। ठीक है, तो हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि हाइट का क्या फार्मूला है। हाइट h बराबर होती है आपके पास VI का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2G, ये होती है जी हमारे पास वैल्यू हाइट की। अब आपने जो है वो यहाँ पे कंसीडर करना है इस रेंज वाली इक्वेशन को और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है, इस तरह से मॉडिफिकेशन करनी है कि ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुट की जा सके। ओके जी, चलिए टेक रेंज, रेंज को ले लिया हमने, R इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास VI का स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। अब पहली चेंजिंग क्या करें, यहां पर इसका ना फार्मूला पुट कर दें। फार्मूला हमारे पास एक होता है जी यहाँ पे, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ना यहाँ पे पुट करनी है हमने। सो रेंज R इज इक्वल्स टू VI का स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, तो इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, इस वजह से हमने इसका फार्मूला पुट किया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पे लिख देना नीचे G। ओके हो गया। अच्छा जी,
अब देखिए यहाँ पे हमें आई स्क्वायर चाहिए, अवेलेबल है, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए बट साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। नीचे आपको जी चाहिए, जी मौजूद है, नीचे 2 चाहिए, 2 नहीं है। तो एक तो आपने यहाँ पे इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू वी आई का स्क्वायर 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? मल्टीप्लाई कर देना जी, आपने 102 से मल्टीप्लाई करना है। खुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा। खुद से मल्टीप्लाई किया, खुद से फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब आपको नीचे 2g मिल गया, ये 2 और g मिल गया। ओके, अब एक और भी मसला है ना, यहाँ पर साइन का स्क्वायर है बट यहाँ पर एक साइन है, तो ऐसा कर लो साइन का भी मल्टीप्लाई कर लो। साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई भी कर लिया और साइन ऑफ थीटा को हमने डिवाइड भी कर लिया। ये मैं ब्लू से इसलिए करूँ ताकि आपको पता चले कि हमने एडिशनल वर्क क्या किया, चेंजिंग क्या की है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर रेंज इज इक्वल्स टू बन जाएगी वी आई का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, और एक ये 2 और एक ये 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 4। मैं शुरू में लिख देता हूँ 4 वी आई स्क्वायर। अब एक ये साइन और एक ये साइन, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जी और ये 2 इकट्ठा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये बन जाएगा 2g, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, यहाँ पर एक ये कॉस थीटा बचा हुआ है और एक नीचे साइन थीटा बचा हुआ है, इसको मैं अलग लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया ऊपर कॉस ऑफ थीटा और नीचे आ गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा। समझ गए? तो अब ज़रा देखिए, हाइट में हमारे पास क्या था, वी आई स्क्वायर, मिल गया वी आई स्क्वायर। इधर था साइन स्क्वायर थीटा, मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे था 2g, मिल गया 2g। तो ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हिस्सा है, ये सारे का सारा क्या बन गया हमारे पास, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जी कॉज ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से 2-3 तरीकों से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये पता है कि जो मैक्सिमम रेंज मिलती है ना, रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इस एंगल के ऊपर आपको रेंज मैक्सिमम मिल रही होती है। या तो आप इधर ही cos 45 sin 45 कर दो, ये भी 1/√2 बन जाएगा, ये भी 1/√2 बन जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएंगे, तो आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। या फिर फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो फिर ये करोगे, ये बन जाएगा cos बाय साइन, कॉट बन जाता है, cot 45 करोगे वो भी 1 होता है, उससे भी मिल जाएगी। तीसरा ये है कि कुछ लोग इसको ऐसा भी करते हैं, cos ओवर साइन को हम 1/10 कर देते हैं, 1/10 थीटा, वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा। तो जो भी करना चाहिए आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूँगा। तो अब मैं क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 पुट करूँगा तो फिर ये सिर्फ रेंज नहीं, फिर ये मैक्सिमम रेंज बन जाएगी। MAX मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम h इंटू कॉज ऑफ 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45। तो ये बन जाएगा आपके पास R max इज इक्वल्स टू 4 टाइम हाइट इंटू 1/√2, ऊपर वाली वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 1/√2, नीचे वाली वैल्यू आ गई। ऊपर नीचे सेम वैल्यूज हैं, कट जाएंगी, तो आपके पास आएगा R max इज इक्वल्स टू 4 टाइम हाइट। तो हमने ये चीज़ को प्रूव कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12, इज मोमेंटम कंजर्व्ड व्हेन अ बैट हिट्स अ बॉल। क्या इस केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब एक बैट जो है वो बॉल को हिट करता है? तो इसमें भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। बैट मूव करता हुआ आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ मैस है, उसकी वेलोसिटी है जिसकी वजह से बैट का मोमेंटम है। फिर बॉल भी सामने से मूव करती हुई आ रही है, उसका कुछ ना कुछ मैस है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से बॉल का भी मोमेंटम है। टकराने से पहले आपने क्या करना है, बैट का मोमेंटम और बॉल का मोमेंटम दोनों ऐड कर लेने, कैलकुलेट करके टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपने निकाल लेने। फिर क्या होता है, इनका कोलिजन होता है, बैट जो है वो बॉल को हिट करता है, ठीक है, और अपना कुछ मोमेंटम बॉल को शिफ्ट कर देता है, उसके ऊपर बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। अब बैट थोड़ा सा स्लो हो जाता है और जो बॉल है वो तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाती है बाउंड्री की जानिब, ठीक हो गया। अब दोबारा से आपने इनका मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है, बैट का मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है कोलिजन के बाद, बॉल का मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है कोलिजन के बाद, और उनको ऐड करना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे
कि जितना टोटल मोमेंटम बॉल और बैट का टकराने से पहले था उतना ही टोटल मोमेंटम इनका टकराने के बाद भी होगा। तो इसके अंदर भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यस मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन अ बैट हिट्स अ बॉल। ठीक है, बिफोर कोलिजन बैट एंड बॉल have their own momentum based on their mass and velocities. After collision, bat transfer its momentum to the ball by exerting a force. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision.